फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, ये हम आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं मैथ का क्लास 10 का। ठीक है, 140 को अभाज्य खंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है आपको, 140 का सिंपली एलसीएम लेकर तोड़ देना है। एलसीएम लेना है, 2 7 जा 14 और यहाँ पर हो गया 2 3 5 5 7 जा 35। तो 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका गुणनफल के फॉर्म में, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक धनात्मक संख्या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। ध्यान रखिएगा, एक धनात्मक संख्या 6 क्यूब प्लस 5 है। 6 क्यूब प्लस 5 ये कैसा है, तो ये एक धनात्मक संख्या है, ये धनात्मक, ये खुद बोल रहा है। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। ऑप्शन दिया है सम संख्या, ऑप्शन बी दिया विषम संख्या, अपरिमेय संख्या और या तो जीरो। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जो क्यू है ना, क्योंकि ये पूरा धनात्मक संख्या है तो क्यू की जगह आप धनात्मक संख्या ही रखिए। क्यू की जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कोई भी आप प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन धनात्मक प्राकृतिक संख्या रखना है, क्योंकि ये पूरा संख्या कैसा है, धनात्मक संख्या। तो हम यहाँ पर क्यू की जगह 1 रखते हैं। तो 6 × 1 + 5, तो ये हमारा क्या आ गया, 6 और 5 11। तो देखा जाए तो क्या ये 11 2 से पूरी तरह से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये कौन सा संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। तो इसका सही जो जवाब होगा वो विषम संख्या होगा। क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं। यहाँ पर थर्ड नंबर बोल रहा है 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। सबसे पहले बच्चों आपको बता दें हम, ये जो √3 होते हैं, √5 होते हैं, जितना भी जिसका भी जो आपका स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल पूरी नहीं निकलता है, वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे √2 ये सब क्या होते हैं, ये सब अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। और जैसे √2 अपरिमेय संख्या, अगर इसको हमने कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो 2√2 हो गया, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। या 3 4 ये कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये अपरिमेय ही संख्या रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर के जगह यहाँ पर जीरो मत समझिएगा, क्योंकि जीरो अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पर फिर जीरो बन जाता है, जीरो को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अगर हम -2√2 लिखते हैं तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 5 + 2√3। तो ध्यान रखना बाबू कि √3 तो मेरा अपरिमेय संख्या है। अब √3 के साथ ये जो नंबर मल्टीप्लाई है 3, तो ये भी अपरिमेय संख्या, पूरा नंबर क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब कह रहा है कि 5 जुड़ गया इसमें, अगर हम 5 इसमें जोड़ देते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इसका जो भी सम होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या है और ये 5 परिमेय संख्या, तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, वो भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक है ए तथा बी दिए रहने पर यदि आदित्य पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान रखिएगा बाबू, ये जो A = BQ + R है, ये हमारा ये कथन बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर Q और R क्या है, आदित्य हल है। कोई भी आप दो यहाँ पर कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हम ले लिए 3 और 6 ले लिए, तो 3 × 2 = 6 हो गया, 1 आ गया। मान लीजिए कोई भी ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 4 × 4, 5 में 4 गया, 1 आ गया। मान लीजिए 6 ले लिए, यहाँ पर हम 10 ले लिए, तो 6 × 6, 10 में 6 गए 4। तो हर वक्त आप देख सकते हैं ये जो आदित्य हल है, ये आदित्य हल क्या कहला रहा है, ये आपका एक तरह से भागफल है और ये आपका शेषफल है। और यहाँ पर हमने कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक लोगे तो जो भागफल और शेषफल यानी ये जो मिलेगा मेरे को, वो हमेशा आदित्य होंगे, यानी यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। कैसा संख्या होगा, आदित्य पूर्ण संख्या होगा, अलग अलग एकदम यूनिक होगा। कभी देख सकते हैं यहाँ पर 1 होगा, कभी 4 आया, कभी यहाँ पर देख सकते हैं 1, तो ये आदित्य होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ए और बी जो 2 धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं, एक्चुअली यहाँ पर ए जो है ये आपका भाजक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये आपका भाज है। और ये जहाँ पर बी देख रहे हैं, इसको डिवाइड देंगे, जब इस ए को बी से डिवाइड देंगे तो ये क्या है, हमारा भाजक है।
तो हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पर भागफल आएगा, तो वो क्यू है हमारा। और नीचे जो बचता है, नीचे जो बचता ये क्या हुआ हमारा भागफल, भागफल। और नीचे जो बचता हमारा वो हमारा शेषफल होता है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो आपने पढ़ा था कि भाज बराबर, एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यही फॉर्मूला पर बैठा हुआ है, ध्यान दीजिए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला है। ठीक, यहाँ पर आप नोटिस करते होंगे जो भी शेषफल आते हैं, और हमने आपको बताया कि ये जो 2, 1 ये सब क्या है, आदित्य पूर्ण संख्या है ना। कैसा है, आदित्य पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर क्यू और आर के बारे में जिक्र हो रहा है, भागफल और शेषफल। यहाँ ना देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्यू तथा आर में जो आदित्य पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान है। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, नोटिस करना कि जो हमारा शेषफल बचा है वो हमेशा भाजक से छोटा आया है। शेषफल जो हमारा बचा है वो भाजक से हमेशा छोटा है। तो यहाँ पर ये याद रखना, ये जो आर का वैल्यू होता है वो 0 भी आ सकता है। देखो जैसे हमने दे दिया कि 3 और 6 3 दूना 6, तो यहाँ पर एक्चुअली 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 तुझा कट गया ना, तो यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्लियर तरीके समझ में आ रहा है कि यहाँ पर शेषफल हमेशा जो होता है वो भाजक से छोटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका आर का वैल्यू होगा वो हमेशा 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। ध्यान से देख सकते हैं आप, यहाँ पर 0 तो आ गया शेषफल, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। यहाँ पर 1 तो आ गया आपका, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। यहाँ पर 4 तो आ गया आपका, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। ठीक, तो यही हमारा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें, ए इक्वल टू बी क्यू आर, जहाँ पर क्यू और आर क्या हमारा आदित्य पूर्ण संख्या है, और आर का जो वैल्यू है 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन शेषफल से यानी शेषफल जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा। नेक्स्ट हमारा कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुपद के शून्यकों, तो देखो शून्यक आपको मालूम नहीं है, तो मान लो आपने बहुपद का शून्यक को अल्फा और एक को बीटा मान लिया। ठीक, तो यहाँ पर बहुपदों के शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है आपका 3, और अल्फा गुना बीटा आपको कितना दिया हुआ है वो आपका गिवन है -2। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद का उस केस में फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो कुछ करना नहीं है, x² अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया 3 दिया, तो 3x, और अल्फ़ा गुना बीटा कितना दिया है -2। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है तो बहुपद की शून्यक, तो देखो ये x अक्ष पर कहाँ कहाँ कट रहा है, x अक्ष पर यहाँ पर कट रहा है, के पॉइंट पर कट रहा है, 1 2 3 जगह कट रहा है, तो बहुपद की संख्या जो होगी वो होगी 3। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक क्या होगा। तो 4u² प्लस 8u का शून्यक निकालने के लिए इसको इसके 0 के इक्वल रख दो। यहाँ पर देखो बाबू 4 और 8 का जो आपका HCF है, HCF कितना है 4 और 8 का, तो आप बोलोगे 4, यानी इन दोनों का अगर देखा जाए तो कॉमन क्या है 4, और u² और u में कॉमन क्या है u है। तो यहाँ पर 4u हो गया, तो यहाँ पर एक u बचा और यहाँ पर 2 बचा। फिर देखो मल्टीप्लाई करना 4u गुना u, 4u² आ जाएगा, 4u गुना 2 8u आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4u बराबर एक बार 0 के रखेंगे तो u बराबर आपका 0 आएगा। फिर u प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर -2 आएगा। तो क्या आ गया आपका यहाँ पर बहुपद का शून्य क्या, एक तो 0 आ गया, एक तो -2, ये दोनों होगा। ठीक है, 0 और या तो 0 या तो -2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपका गिवन है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपको बता दे बाबू, जब भी याद रखिएगा अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो याद रखिएगा आदित्य हल होगा। ठीक, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा।
और लाइन क्या करेगा, लाइन एक दूसरे को, लाइन जो करेगा एक दूसरे को इस तरह से प्रतिच्छेद कर सकता है, ठीक। लाइन प्रतिच्छेद करेगा कब, जब हमारा B2 कैसा होगा, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल, ठीक होगा। और उस समय लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, यानी प्रतिच्छेद करेगा। कैसा, प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेदी लाइन बोल सकते हैं। और एक केस होता है A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। तो इस केस में क्या होता है, अनेक हल होते हैं, यानी जो इसका सॉल्यूशन होता है बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, अनेक हल होगा। जब भी अनेक हल होगा तो हमारा लाइन किस तरह से होगा, जैसे ये लाइन है, ये इक्वेशन का लाइन है, फर्स्ट पहला समीकरण का ये लाइन है, दूसरा समीकरण का भी जो लाइन जो ग्राफ बनेगा इसी वो ओवरलैप करेगा इस तरह से, ठीक है, ओवरलैप करेगा, ठीक। तो हम लोग लाइन क्या बोलेंगे, लाइन रेखा कैसा होता है, संपाती, है ना, एक दूसरे पर ओवरलैप करता है, एक दूसरे पर रख दो, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला समीकरण का जो ग्राफ था ये लाइन, और दूसरा समीकरण का ये लाइन, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा था। कब करता है, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर नहीं होता। तीसरा केस में आते हैं, A1/A2 बराबर तो होगा B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होगा C1/C2। तो इस केस में जो हमारा होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और आपको बता दें जो हमारा रेखा होंगे वो कैसा होगा, जब कोई हल ही नहीं होगा तो जाहिर सा बात है रेखा जो होगा वो हो सकता है समांतर हो, यानी रेखा समांतर हो, तभी तो ये पॉसिबल है। आई बात समझ में, रेखा समांतर होगा। तो याद रखिएगा ये रेखा कैसा होगा, जब कोई हल नहीं होगा तो रेखा कैसा होगा, समांतर होगा, ठीक। यानी दोनों, इस पहला समीकरण का जो रेखा होगा, दूसरा समीकरण का रेखा जो बनेगा, ग्राफ बनेगा उसका, दोनों लाइन समांतर होंगे, ठीक। तो तीन केस हो सकता है, या तो लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है, या तो लाइन समांतर हो सकता है, लाइन प्रतिच्छेद कर सकता है, या लाइन समांतर हो सकता है, ये रेखा पे ऊपर रेखा चढ़ सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 वो क्या था, अनेक हल होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, गलती से ए लग गया। आपको बोल रहा है कि क्या है, आपको निकालना है, क्या है दिया हुआ है 6x - 2y + 9 = 0। तो यहाँ पर हो गया A1 = 6, B1 = -2, जो इसका गुना में है वो लिख दो। C1 जो हमारा कांस्टेंट है 9, उसके बाद यहाँ A2 कितना है वो है 3, B2 कितना है -1 और C2 कितना है 12। तो A1/A2 निकालते हैं, A1/A2 निकालते हैं तो 6/3 मतलब 3 2 जा 6 यानी बराबर 2 आया। B1/B2 निकला तो -2/-1 तो यहाँ पर आ गया 2। और C1/C2 निकालते हैं तो 9/12, 3 3 9, 3 चौके 12। तो यहाँ पर हमको मालूम हुआ कि A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है C1/C2। तो ये केस में क्या होगा, तो अभी हमने आपको बताया कि अगर ऐसा केस होता है तो कोई हल नहीं होगा और लाइन कैसा होगा, वो समांतर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। कह रहा है कि समीकरण युग्म दिया हुआ है, यानी जोड़ा दिया हुआ है, आपको उसका हल बताना है। हल मतलब एक्स और वाई का वैल्यू। तो सिंपली एकदम आसान है। तो एक बार आप देखिए कि इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे ये 4 है, 3 है, तो एक्स की जगह 4 रखिए, वाई की जगह 3 रखिए। 4 3 7 होता है, 7 है नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं लेंगे। यहाँ पर 5 रखते हैं और 1 रखते हैं, तो 5 1 6 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ठीक है, 5 और 1 6। और अच्छा हम लोग दोनों इक्वेशन, एक्चुअली दोनों समीकरण को देखेंगे। यहाँ पर 5 रखेंगे, जैसे यहाँ पर 4 और 1 ये तो सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए नहीं लेंगे। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो एक्स की जगह 5 रखें, वाई की जगह 1 रखें, 5 1 6। अब इसको भी देखते हैं, 5 में 1 गया, 4 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसको देखते हैं, 2 वाई का 4, 2 4 6। फिर इसमें देखते हैं 2 - 4, ये भी सेटिस्फाई, 2 - 4 -2 होता है, तो ये तो -2 है नहीं। इसको देखते हैं, 4 एक्स का 4 वाई का 2, 4 और 2 6 तो हो रहा है, और 4 में 2 घटाएं तो 2 हुआ, यानी ये सही है क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बनाए हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फिर हम इसका आगे बना देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।